तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ A इज इक्वल टू AIJ इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्या कहा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन? दैट A इज इक्वल टू AIJ। A इज इक्वल टू A इज अ मैट्रिक्स, और कैसी मैट्रिक्स है? ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ A इज इक्वल टू AIJ इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या n है, देन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज करेक्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है भैया इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि AIJ जो है इक्वल टू होगा 1/A। AIJ जो है आपका AIJ जो है की जो ये वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू, तो आपसे पूछा जा रहा है ये किसके इक्वल होगा? तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ, ऑप्शन ए है कि इट विल बी इक्वल टू 1/AJI फॉर ऑल IJ। ऑप्शन बी क्या है? AIJ इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल I, J। ऑप्शन सी क्या है? AIJ विल बी इक्वल टू 0 वेयर I इज इक्वल टू J। ऑप्शन डी क्या है? AIJ इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर I इज इक्वल टू J। ये आपकी ऑप्शंस है, ये आपकी ऑप्शंस है। अब देखो कैसे आप अप्रोच करोगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहां से कि A जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एज A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? as this matrix A is a skew symmetric matrix, as this matrix A is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा? विच इम्प्लाइज, तो आप कहोगे विच इम्प्लाइज, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव के क्या होता है? वो इक्वल होता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। हेयर जो मैट्रिक्स ए है वो किसके इक्वल है? हेयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ। हेयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ। क्लियर हो गया? ठीक है। विच इम्प्लाइज A ट्रांसपोज, विच इम्प्लाइज A, अब A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के इक्वल है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ A, और A की वैल्यू क्या है? AIJ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ AIJ। ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ AIJ। ये भी बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब A ट्रांसपोज देखो, अगर मैट्रिक्स A में एलिमेंट का ऑर्डर IJ है तो A ट्रांसपोज में एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो A ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस वो क्या होगा? AJI। जो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसके ट्रांसपोज में जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर IJ है तो ट्रांसपोज में ऑर्डर क्या होगा? JI हो जाएगा। तो AJI किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ AIJ। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर आप कंपेयर करते हो इफ I is equal to J, if I is equal to J, तो कैन आई से दैट देन if I is equal to J, I is equal to J, चाहे आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, if I is equal to J तो क्या होगा? देन कैन आई से दैट AII, देन AII विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ AII। इफ I is equal to J, अब मैंने I इज इक्वल, देखो अब J की जगह I है, I की जगह J है, यानी कि I इज इक्वल टू J। तो अगर मैं I इक्वल टू J करता हूं, या तो आप J को I में कन्वर्ट कर दो, तो हमने J की जगह I रखा, तो ये हो गया I इंटू I, और यहां भी J की जगह I रखा, तो A ऑफ आई किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ AII। ये किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ AI। अब देखो ये वैल्यू जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगी तो ये हो जाएगा AII प्लस AII, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AII इक्वल टू 0। जैसी ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो ये दोनों वैल्यू ऐड होके क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ AII, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज कैन आई से दैट AII विल बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज AII विल बी इक्वल टू 0। कब हुआ ये 0 के इक्वल? व्हेन I इज इक्वल टू J। इसका मतलब ये हो गया AII इज इक्वल टू 0। कब 0 हुआ है? जब I J के इक्वल था, जब I J के इक्वल था। तो देखो ये जो ऑप्शन थर्ड है, अगर आप ऑप्शन थर्ड देखो तो ऑप्शन थर्ड क्या है आपका? AIJ इज इक्वल टू 0, AIJ इज इक्वल टू 0
where I is equal to j. This is the final answer of this question. This is the final answer of this question. तो क्वेश्चन क्या था? A equal to Aij is a skew symmetric matrix of order n, then which of the following option is correct? तो हमने क्या कहा भैया, A अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज है इसके नेगेटिव के इक्वल होगा. तो A जो है एज पर क्वेश्चन वो किसके इक्वल है? वो Aij के इक्वल था. तो ट्रांसपोज में क्या होगा? A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A के इक्वल हो, तो ये हो गया माइनस ऑफ Aij, माइनस ऑफ Aij, माइनस ऑफ Aij. अब A ट्रांसपोज में ऑर्डर क्या होता है? रिवर्स हो जाता है. ऑर्डर क्या होता है? रिवर्स. ये आई जे है तो जे आई होगी. अब इसको कंपेयर करोगे तो क्या समझ में आ रहा है कि आई जे के इक्वल है. देखो जे और आई और जे, यानी कि आई इक्वल टू जे हो गया. तो जैसे हमने जे की जगह आई को रखा तो हमारे पास क्या आ गया? ए आई आई इक्वल टू 0, ए आई आई इक्वल टू 0. ठीक है. और कब हुआ ऐसा? व्हेन आई इज इक्वल टू जे, व्हेन आई इज इक्वल टू जे. क्लियर हो गया? ठीक है. ए आई आई इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज इक्वल टू 0. दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? देखो अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ऑप्शन सी इज द आंसर. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो ए आई आई 0 का मतलब क्या है? A11, A12, A21 और A22. आई आई जब 1 ये 0 के इक्वल है तो ये भी 0, ये भी 0. इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनल एलिमेंट जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो 0 के इक्वल है. डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो 0 के इक्वल है. तो दैट इज ऑप्शन सी. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी. इज इट क्लियर? ठीक है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question is question number 2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है आपका. अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. आपको कहा जा रहा है A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. आपको ये कहा जा रहा है A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है. And determinant of A transpose is equal to -3, and determinant of A transpose is equal to -3, then determinant of A transpose की वैल्यू क्या होगी? And these are the option, and these are the option. Is it clear? ठीक है. तो कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, here हाँ जी दीपक बोलो. here डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये आपका -3 के इक्वल है. ये आपका -3 के इक्वल है. दीपक मंडे वेंसडे फ्राइडे 8:45 या फिर अभी के टाइम पे जो टाइम चल रहा है वो आप ये मान के चलो 9:30. अभी का जो टाइम चल रहा है, करंट जो टाइम चल रहा है वो 9:30 पर स्टार्ट होता है सेशन. एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लिया करो. और डेली जो है वो एग्जामिनर सेशन होता है वो मॉर्निंग पर होता है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को सेशन होता है, या तो 9 बजे होता है 9:30 पर होता है. कॉनिक सेक्शन स्टार्ट हुआ, कल ही स्टार्ट किया. फर्स्ट लेक्चर देख लेना आप, फर्स्ट लेक्चर देख लेना. 10.1 का कल ही स्टार्ट हुआ है. और एग्जामिनर में जो है हमारा वो स्ट्रेट लाइन चल रहा है. स्ट्रेट लाइन के मैं आई थिंक 12 क्वेश्चन करवा चुका हूँ. 12 या 14 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ. मॉर्निंग में होता है. डेली 4 to 5 क्वेश्चन एग्जामिनर के करवाता हूँ. और एनसीईआरटी सेशन जो होता है वो इवनिंग टाइम पे होता है. ठीक है, ओके. अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ट्रांसपोज ये -3 के इक्वल है. और आपको क्या फाइंड करना है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा. यानी कि डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज -3 है तो डेटर्मिनेंट ऑफ, अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी का यूज होगा. फाइंड क्या करना है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. आपसे पूछा जा रहा है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी. तो आप लिखोगे वी नो दैट, आप लिखोगे वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट. भैया डेटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है
वो डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि अगर डेटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे चाहे ए की या ए ट्रांसपोज की, वो सेम आएगी, वो आपकी क्या आएगी, वो सेम आएगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंड डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो विच इंप्लाइज डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, फिर ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब डेटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। और डेटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की वैल्यू -3 है, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा -3 और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा -3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 3 जा हो जाएगा 9। 9 जो है आपका वो ऑप्शन ए है, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is question number 3. Next question is question number 3. Question number 3 देखो क्या आपका, question number 3 is the area of a triangle with vertices ABC is given by, आपको कहा जा रहा है area of a triangle with vertices ABC is given by, area of a triangle। देखो ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल कैसे हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 1/4 है, 1/8 है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था 1/2 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ इंटू मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, तो 1/2 यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, से दिस इज द So this is the triangle ABC. This is the triangle ABC. तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया आपका C, राइट, ठीक है। तो ABC, ABC, अब क्या कहा जा रहा है AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC। अब इसको ऐसे लिखो या नॉर्मल वे में जैसे आप फिगर बनाते हो मैं वैसे बना देता हूं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब ये आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा, देखो ये AB है और ये आपका AC है, तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है आपका, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन fx। अब आपको फंक्शन गिवन है fx, इसकी वैल्यू क्या है 1 - cos x अपॉन 8x स्क्वायर। वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1 - cos x अपॉन 8x स्क्वायर if x is not equal to 0 and value of fx is equal to k if x is equal to 0, if x is equal to 0। अब आपको क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है बताओ भैया k की वैल्यू क्या होगी अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x equal to 0। If this function is continuous at x equal to 0 then what will be the value of k, then what will be the value of k, ये आपसे पूछा जा रहा है। बोलो भाई क्लियर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, आप लिखोगे एज fx is continuous, as fx is continuous। अब अगर fx continuous है therefore तो क्या होगा, therefore limit x approaches to 0 f of x
देयरफॉर लिमिट एफ एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू जो पॉइंट है आपका एफ ऑफ 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये बात समझ में आ रही है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 8x स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 8x स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 8x स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स। एक्चुअल में भैया ये अगर आप क्वेश्चन देखो थोड़ा सा एरर हो गया, ये 4x है, 1 माइनस कॉस 4x है, तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर अपॉन 8x स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। जब x 0 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितनी है फंक्शन की, k, तो इक्वल टू में k होना चाहिए, देन इट विल बी इक्वल टू k। तो ये आपका k के इक्वल होगा, ये आपका किसके इक्वल होगा, k के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। चलूँ मैं आगे, ठीक है। अब देखो ये 4x है, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्लियर हो गया, ठीक है। 1 माइनस कॉस, ये 4x है, 4x को मैं ले सकता हूं 2 विद इन ब्रैकेट 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। बोलो भाई क्या इतनी बात समझ में आ गई, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका k आ जाएगा, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आपका थीटा है, इट विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा k हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। सर ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये भी स्क्वायर है और ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको ले सकता हूँ साइन 2x, 4x स्क्वायर को मैं ले सकता हूँ 2x और ओवरऑल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, और इक्वल टू क्या हो गया k, इक्वल टू क्या हो गया k। अब आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, वी नो दैट क्या लिखोगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 ये 1 हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, ये x अप्रोचेस टू 0 2x अप्रोचेस टू 0, बात वही है, साइन थीटा बाय थीटा, ये 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो k की वैल्यू क्या होगी 1, विच इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। बोलो भाई क्लियर हुआ क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। बोलो भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गुड, next question is question number 5. Next question is question number 5. If f dash x is equal to x plus 1 by x, then fx is, or these are the option, these are the option. Next question is question number 5. तो question number 5 क्या है आपका, question number 5 is if f dash x is equal to x plus 1 by x, तो बताओ fx की वैल्यू क्या होगी, and these are the option. थोड़ा सा हिंट तो मुझे ऑप्शन देके समझ में आ रहा है कि प्लस सी प्लस सी प्लस सी, यानी कि कुछ तो यहाँ पर इंटीग्रेशन वाली बात हुई है,
इतना तो देख के समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पर इंटीग्रेशन वाली बात हुई है कि हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन फाइंड किया तभी ये प्लस ही आ रहा है। अब कैसे इंटीग्रेशन की बात हो रही है ये समझो। देखो वी नो दैट इंटीग्रल का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स dx will be equal to f of x एंटी डेरिवेटिव। अगर आप f डैश एक्स का इंटीग्रल करोगे तो ये f(x) के इक्वल आएगा। हेयर f डैश एक्स की वैल्यू गिवन है। हेयर f डैश एक्स क्या है? x प्लस 1/x। f डैश एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस 1/x। x प्लस 1/x। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? f डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू में क्या हो जाएगा? dx। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा fx के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? fx के इक्वल हो जाएगा। अब x का इंटीग्रल क्या होगा सर? x²/2 और 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? log x और प्लस में क्या हो जाएगा? c और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? f of x। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? f of x। अब x²/2 प्लस log x प्लस c, ऑप्शन में चेक करो, x²/2 प्लस log x प्लस c। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई, क्लियर हो गया? चलें आगे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ m एंड n रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी? डिफरेंशियल इक्वेशन है d/dx विद इन ब्रैकेट dy/dx होल पावर 4 इक्वल टू 0। आपको कहा जा रहा है m क्या है? ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। n क्या है? डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कहा जा रहा है m जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है, n जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? डिग्री है। वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डिग्री है? तो बताओ भैया m प्लस n की वैल्यू क्या होगी? तो आपसे पूछा जा रहा है m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। अब ये देखो, आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका। ये है क्या? x⁻n। तो अगर मैं इसका d/dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर का पहले डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा विच इंप्लाइज 4 विद इन ब्रैकेट dy/dx एंड x⁻n-1। 4 - 1 क्या होगा? 3। एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दिस, देन डेरिवेटिव ऑफ dy/dx। तो dy/dx का डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx का डेरिवेटिव होगा d²y/dx²। d²y/dx²। क्लियर हो गया? ठीक है। मैंने फिर से बता देता हूं, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा nx⁻n-1। देन डेरिवेटिव ऑफ dy/dx क्या होगा? d²y/dx²। ठीक है। अब देखो, जो हाईएस्ट ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हाईएस्ट ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो तो है 2। तो ऑर्डर तो हो गया आपका m, दैट इज 2। और हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है 1 है, तो डिग्री क्या होगी? 1। तो n की वैल्यू होगी 1। n की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1। तो कैन आई से दैट नाउ m प्लस n क्या होगा? 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है आपका? द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी 3x + 5y <4 इज
3x प्लस 5y लेस देन 4 इज, तो को भैया 3x प्लस 4y लेस देन 4 का मतलब हो गया 3x प्लस 5y लेस देन 4 को पहले आप लिखोगे इक्वल टू 4, पहले आप क्या लिखोगे इक्वल टू 4। अब ये हो गया x, ये हो गया y। अगर मैं x को 0 लेता हूं तो 5y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। 4/5 का मतलब क्या हो गया 0.8, 4/5 का मतलब क्या हो गया 0.8, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी 0.8। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या, अगर आप y को 0 लेते हो तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3, ये 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। 4/3 का मतलब हो गया 1.3, 4/3 का मतलब क्या हो गया 1.3। पहले इतनी बार समझ में आ गई, ठीक है। अब रफली अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, ये हो गया y एक्सिस और ये क्या हो गया x एक्सिस, ठीक है। 0 पर कितना 0.8, मान लेते हैं 0 पर ये हो गया 0.8, ये पॉइंट क्या हो गया 0.8 y पर, राइट। और जब y 0 तो x की वैल्यू कितनी है 1.3, मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया 1.3, तो ये आपका, अब देखो ये लाइन बन रही है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सेट ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी, ये आपकी लाइन आ रही है। अब हमें करना है 0-0 टेस्ट। नाउ वी विल डू द 0-0 टेस्ट। 0-0 टेस्ट का मतलब आपको कहा जा रहा है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 4। अगर मैं यहाँ पे 0-0 टेस्ट करता हूँ तो x भी 0 y भी 0, तो क्या 0 4 से छोटा होता है? यस सर 0 4 से छोटा होता है, तो टेस्ट आपका जो है वो पास हो गया, टेस्ट आपका पास हो। इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है इसका जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ आएगा, वो ओरिजिन की तरफ आएगा, वो ओरिजिन की तरफ आएगा। अब ऑप्शन चेक करो क्या है आपका कि सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब ऑप्शन क्या है, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। नहीं भैया ओरिजिन तो आ रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, राइट। एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, यस दिस विल बी द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज एन ओपन हाफ प्लेन containing the origin, an open half plane containing the origin, open half plane containing the origin। बोलो भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन, चले आगे। ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप ऑन द वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हमने प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट किया था, राइट। अगर मैं आपसे ये पूछूं बताओ भैया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और मैंने आपको ये भी बताया था प्रोजेक्शन का मतलब इस वेक्टर की शैडो की जो लेंथ है इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में वो क्या होगी, ये होता है प्रोजेक्शन। इस वेक्टर की जो शैडो होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर वो कितनी लेंथ की होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। हेयर, तो आप लिखोगे हेयर, पहला वाला वेक्टर हो गया वेक्टर ए जिसकी वैल्यू क्या है 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप। और दूसरा वाला वेक्टर हो गया वेक्टर बी जिसकी वैल्यू क्या है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। हमें क्या फाइंड करना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब फॉर्मूला क्या बताया आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 3i कैप माइनस j कैप
माइनस 2k कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो आपको इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप सॉल्व करोगे 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, माइनस 1 इंटू 2 -2, माइनस 2 इंटू -3 ये हो जाएगा +6, ये क्या हो जाएगा +6। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 2 है तो 2 स्क्वायर, और के कैप का कोफिशिएंट -3 है तो +-3 स्क्वायर, +-3 स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 + 3 9, 9 - 2 तो हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7, 9 + 1 10, 10 + 4 14, तो आंसर क्या आएगा 7/14। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होगा 7/√14, नॉट 14, 7/√14, क्योंकि ये रूट है ना 7/√14। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, दैट इज 7/√14, दैट इज 7/√14। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक 7/√14, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, 2 to 3, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, x/x² + 1 dx। आई थिंक ये क्वेश्चन तो अब आपके लिए हलवा होना चाहिए, एनसीईआरटी पूरी कर चुके हो, इंटीग्रल एग्जामिनर आपकी चली रही है, ठीक है। देख के समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन लगना चाहिए। आप कहोगे पुट x² + 1 = t, पुट x² + 1 = t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा dt/dx। अब देखो यहां पर है x dx, तो क्रॉस कर दो, तो x dx क्या हो जाएगा, 2 यहां जाएगा तो 1/2 dt, 2 यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 dt। बोलो भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो गिवन इंटीग्रल आई है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इतना तो समझ में आ गया कि x dx क्या होगा 1/2 dt, तो आपने लिखा 1/2 और यहां पे लिखा dt, और x² + 1 को आपने t ले लिया। लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो जो लिमिट्स है वो भी सब्स्टिट्यूट होती है, जो लिमिट्स है वो भी क्या होती है सब्स्टिट्यूट। जैसे कि लोअर लिमिट आपकी क्या है 2, लोअर लिमिट आपकी क्या है 2, तो आप क्या लिखोगे when x is equal to 2, when x is equal to 2, when x is equal to 2, तो t की वैल्यू क्या होगी 4 + 1 5, तो t will be equal to 5, t will be equal to 5। तो लोअर लिमिट जो यहाँ पे 2 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी 5, वो यहाँ पर क्या हो जाएगी 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड देन when x is equal to 3, when x is equal to 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो dt/t क्या होगा सर, dt/t होगा log t, तो ये हो गया 1/2, तो dt/t क्या होगा आपका log t, और लिमिट क्या है 5 to 10, लिमिट क्या है 5 to 10, लिमिट क्या है 5 to 10। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू हाफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 5, log 10 माइनस log 5। अब देखो ये हो गया log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा 1/2 log 10/5, log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा 1/2 log 10/5, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/2 log 2, इट विल बी इक्वल टू 1/2 log 2। अब चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन में है,
तो ये आपका ऑप्शन सी है। दिस इज द ऑप्शन सी, 1/2 log 2। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? 1/2 log 2। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो आपसे पूछा जा रहा है देन, तो आपसे पूछा जा रहा है ए बी इनवर्स होल इनवर्स ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? इफ ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स होल इनवर्स किसके इक्वल होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो को आपने कंसेप्ट हमने स्टडी किया था, हमने क्या स्टडी किया था कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ए बी होल इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर है ए बी इनवर्स होल इनवर्स। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस ये तो आपका ए ही है, लेकिन जहां बी है यहां पे बी की जगह क्या है? बी इनवर्स है। तो यहां पे जो प्रॉपर्टी में बी है उसकी जगह आप लिखोगे बी इनवर्स। यहां पे आप क्या लिखोगे? बी इनवर्स। जैसे कि यहां पर है बी, तो बी की जगह आएगा बी इनवर्स, बी की जगह आएगा बी इनवर्स और फिर होल पावर -1 ए इनवर्स, ये आपका एज इट इज आएगा। एंड वी नो दैट बी इनवर्स इनवर्स ये हो जाएगा बी, इनटू में क्या हो जाएगा? ए इनवर्स, इनटू में क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। अच्छा सर इसको ऐसा क्यों लिखा? उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज ए इनवर्स इक्वल टू ए होता है। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। तो बी इनवर्स किसके इक्वल हो गया? बी के इक्वल हो गया, राइट? बी ए इनवर्स। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। बोलो भाई, क्लियर हो गया? राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो आपका, दिस इज द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 11 इज द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फिजिकल रीजन ऑफ एन एलपीपीआर 04। पहले देखो अनबाउंडेड से मतलब क्या है, पहले मैं आपको फिगर से क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये वाला जो रीजन है आपका, ये जो इसका शेड्यूल्ड रीजन है वो ये वाला है। ये जो शेड्यूल्ड रीजन है इसका वो ये वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हो ये एक अनबाउंडेड रीजन है। यू कैन सी दैट दिस इज एन अनबाउंडेड रीजन, राइट। तो आपको कहा जा रहा था कॉर्नर पॉइंट ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपीआर 0,4। तो ये वाला पॉइंट जो है ये ए, ये जो पॉइंट ए है ये आपका 0,4 है। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है आपका? 0,4। फिर ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है आपका, पॉइंट बी ये है 0.6, 1.6। इसी तरह से ये जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी ये आपका क्या है? 3,0। तो आपके पास 3 पॉइंट है, पॉइंट ए 0,4, पॉइंट बी 0.6, 1.6 और पॉइंट सी, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स की बना है, ठीक है। और फंक्शन क्या है? z इक्वल टू 4x प्लस 6y। फंक्शन क्या है? z इक्वल टू 4x प्लस 6y। अब आपसे पूछा जा रहा है
मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉर्नर पॉइंट, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट्स इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? राइट तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 0,4 की। अगर मैं 0,4 की बात करता हूं तो z की वैल्यू क्या होगी? तो x की जगह 0 रखो तो 4 इंटू 0 और y की जगह 4 रखो 6 इंटू 4, तो ये आएगी 24। ये कितनी आएगी? 24। तो इस कॉर्नर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 24 आ रही है। राइट फिर आते हैं पॉइंट बी पर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0.6, 1.6। तो इस कोऑर्डिनेट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 4। x की जगह क्या होगा? 0.6 प्लस 6, y की जगह क्या होगा? 1.6। तो 4 इंटू 0.6 क्या होगा सर? ये हो जाएगा 2.4 और 6 इंटू 1.6 क्या होगा सर? ये हो जाएगा 9.6। दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया 12। ये आपका कितना आ गया? 12 आ गया। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पर। अब थर्ड पॉइंट क्या है आपका? 3,0। थर्ड कॉर्नर पॉइंट क्या है? 3,0। तो आपने लिखा 3,0। इस पॉइंट पर z की वैल्यू क्या होगी? 4x, x की जगह हो जाएगा 3 प्लस 6y, y की जगह क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी 12 आ रहा है। देखो इस पॉइंट पे भी वैल्यू कितनी आ रही है? 12। और इस पॉइंट पे भी वैल्यू कितनी आ रही है? 12। एनसीईआरटी में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था और मैंने आपको वहां भी यही बताया था कि जब भी ऐसा केस आता है कि दो पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट्स पर सेम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है तो एक्चुअल में जो देखो यहाँ पे बात हो रही है मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। जब भी ऐसा केस होता है, जब भी ऐसा केस होता है कि अगर मैक्सिमम की बात आ रही है और दो कोऑर्डिनेट पर सेम मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, या मिनिमम की बात आ रही है और दो कोऑर्डिनेट पॉइंट पर सेम मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो आप आंसर कैसे दोगे कि भैया जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, इस पर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे सभी पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। अब ऑप्शन देख लो क्या है। ऑप्शन ए कि इस पर होगी मिनिमम वैल्यू, इस पॉइंट पर होगी, इस पर होगी, या ऑप्शन डी देखो एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि जो इन दोनों लाइन, जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी उसका हर एक पॉइंट जो होगा वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, वो इस फंक्शन की क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12 इज, क्वेश्चन नंबर 12 ये डिटरमिनेंट ऑफ 2, 4, 5, 1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2x, 4, 6x। तो बताओ भैया x की वैल्यू क्या होगी? तो आपसे पूछा जा रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि ये डिटरमिनेंट है और मैट्रिसेस समझ के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं। तो बहुत आराम से रिलैक्स होके करना है आपको। ये डिटरमिनेंट है तो पहले इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 20, ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा क्या हो जाएगा? 24, माइनस 6 4 जा क्या हो जाएगा? 24। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब देखो 2 माइनस 20 और ये माइनस 24 है, इसको भी यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 18 प्लस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 24 माइनस 18, ये 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सर? x स्क्वायर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट को यहां शिफ्ट कर दो, प्लस माइनस √3, यही आपका आंसर होगा, प्लस माइनस √3। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, √3 और माइनस √3। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. Let's move to the next question, that is question number 13. Question number 13 क्या है आपका? If A is a square matrix of order 3 and determinant of A equal to 5. Question number 13 क्या है आपका?
इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर क्या है 3 है, और डेटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल है। डेटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो आपसे पूछा जा रहा है डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए फिर किसके इक्वल होगा। ये तो भैया हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, वी नो दैट डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जहां पे n क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है, तो ये हो जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ ए 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर 2। अब डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, इसकी जगह 5 रखोगे, 5 स्क्वायर दैट इज 25, दैट इज 25, दैट इज 25। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर, ठीक है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 14. Next question is question number 14. Question number 14. अब question number 14 क्या है देखो सर, question number 14 है given two independent events A and B such that P of A is equal to 0.3. आपको क्या कहा जा रहा है, probability of having event A is equal to 0.3 and probability of having event B is equal to 0.6 is equal to 0.6, ठीक है। और ये इवेंट कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट बी, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया भैया, इंडिपेंडेंट आप इवेंट आपके और भी इंडिपेंडेंट है, तो फिर ये किसके इक्वल होगा, इट शुड बी इक्वल टू पी ऑफ नॉट ए इंटू पी ऑफ नॉट बी। अगर इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, ठीक है। हेयर पी ऑफ ए 0.3 है, तो पी ऑफ नॉट ए क्या होगा सर, 1 माइनस 0.3 which is equal to 0.7, which is equal to 0.7। और P of B अगर 0.6 है तो P of not B क्या होगा सर, 1 माइनस 0.6 which is equal to 0.4, which is equal to 0.4। अब क्या होगा, using 1, using 1, तो ये क्या हो जाएगा, P of not A इंटरसेक्शन नॉट बी इज इक्वल टू पी ऑफ नॉट ए, पी ऑफ नॉट ए की वैल्यू क्या है 0.7 इंटू पी ऑफ नॉट बी, पी ऑफ नॉट बी, पी ऑफ नॉट बी की वैल्यू क्या है 0.4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.28, 0.28। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx minus x dy equal to 0 is, and these are the option, these are the option। okay, first of all देखो y dx माइनस एक्स टी वाई, इसको ये माइनस है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टी वाई, क्या हो जाएगा, एक्स टी वाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये मल्टीप्लाई यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वाई बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। अब फैमिली को सेपरेट कर दो, वाई के साथ वाई, तो डी वाई बाई वाई, ये यहां जाएगा डी एक्स बाई एक्स।
जैसे ही फैमिली सेपरेट होगी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रल कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाय वाई, और इसका इंटीग्रल कर दो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाई वाई का इंटीग्रल क्या होगा सर? लॉग वाई, ये हो जाएगा लॉग वाई, और डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? ये हो जाएगा लॉग एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स। अब लॉग लॉग तो प्लस में क्या हो जाएगा? लॉग सी, प्लस में क्या हो जाएगा? लॉग सी। बोलो भाई क्लियर हो गया? तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं लॉग वाई लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन। तो फाइनली क्या हो जाएगा? y इक्वल टू सी एक्स, वाई इक्वल टू सी एक्स। अब ऑप्शन चेक करो, y इक्वल टू सी एक्स, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। गुड नाइट, राधे राधे, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर हो गया भाई यहां तक? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट y2 का मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो आपसे पूछा जा रहा है ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू। सबसे पहला काम क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। सबसे पहला काम क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय डी एक्स, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसके साथ इंटू में आ जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये डिवाइड है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1, इक्वल टू में क्या हो गया? 1। अब देखो यहाँ पे y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो क्या करोगे? अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगेन इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो जब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो देखो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो आपने लिखा फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, तो ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, और मैं इसको एलसीएम ले रहा हूं, ये जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको मैं एलसीएम ले रहा हूं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एलसीएम आई है इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? सर इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? प्लस में क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ये तो इससे ये आपने एलसीएम ले लिया, और इंटू में क्या हो गया? माइनस एक्स, इंटू में क्या हो गया? माइनस एक्स, और इक्वल टू में क्या हो गया? 0 हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब देखो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। आपको ये वैल्यू चाहिए, आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब ये डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा,
अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, y2। या माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपको वैल्यू फाइंड करनी थी जो किसके इक्वल आई है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जिसको आप लिख सकते हो एक्स इंटू वाई वन, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया y1। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। क्वेश्चन क्या है, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, आपको कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 4 के इक्वल है। तो आपको कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। दीज आर द गिवन वैल्यूज, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। देखो डायरेक्टली तो ये कोई वैल्यू है नहीं, कोई फॉर्मूला है नहीं। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। भैया इसका होल पावर 2 इसी के इक्वल होगा। अब जरा डॉट प्रोडक्ट करो, ए डॉट ए, इट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और इसको ऐसे इंटू करो तो माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। वेक्टर ए को इससे करो, ये भी यही आएगा माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होगा, और माइनस टू क्या होगा, माइनस 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 4, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल पावर 2 हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, राइट। और माइनस क्या हो जाएगा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या 4, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू क्या है 3, इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, 3 3 जा 9, 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, ठीक है। 36 प्लस 4 40, 40 माइनस 16 ये आ गया 24। अब ये 24 किसकी वैल्यू आई है, ये 24 होल पावर 2 की आई है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी होल पावर 2 होल स्क्वायर जो है वो 24 के इक्वल है। तो कैन आई से दैट, आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी, ये किसके इक्वल होगा? स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर, तो स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 24। स्क्वायर रूट ऑफ 24 क्या हो जाएगा? 2√6। तो ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 2√6। दैट इज ऑप्शन बी। दैट इज ऑप्शन बी। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है आपका, ये आपका 3D का क्वेश्चन है। P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। आपको कहा जा रहा है एक लाइन सेगमेंट है, मैं यही दिखा देता हूँ। से दिस इज द लाइन सेगमेंट, जिसका एक एंड पॉइंट क्या है? A, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 5, -2, 0, 5, -2। और दूसरा जो पॉइंट है वो है B, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 3, -1, 2। अब इसी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है P, इसी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है P। P is a point on the line segment joining point A and B. If the x coordinate of P is 6, इसका x coordinate 6 है, then its z coordinate क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो हो गया x, फिर हो गया y, z, लेकिन आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है वो z की निकालनी है, राइट। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो क्या था फॉर्मूला? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आपका कुछ ऐसे होगा। ये x1 y1 z1 है, ये x1 y1 z1 है, तो x माइनस x1 की जगह तो आ जाएगा 0, x1 की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 0, सर ये तो 3 हो गया। फिर y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या हो जाएगा? 5, अपॉन y2 माइनस y1, तो -1 -5, ये हो गया -6। ये क्या हो गया? -6 इक्वल टू z माइनस z1। अब z1 है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, और z2 माइनस z1, तो 2 + 2, ये आपका कितना हो गया? 4। सारे रेशियो इक्वल है, लेट इट बी इक्वल टू लैम्डा, लेट इट बी इक्वल टू लैम्डा, विच इम्प्लाइज, तो भैया x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू लैम्डा, आप कहोगे सर 3 लैम्डा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 लैम्डा प्लस 5। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 लैम्डा -5 इक्वल टू में ना, तो ये हो जाएगा +5, ये क्या हो जाएगा? +5। व्हाट अबाउट z? z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 4 लैम्डा, और +2 वहाँ जाएगा तो -2, +2 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल था? 6 के। x कोऑर्डिनेट 6 के इक्वल है, ये बात समझ में आ रही है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो x की वैल्यू है वो 6 है, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 लैम्डा। इसका मतलब जो 3 लैम्डा है वो 6 के इक्वल है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। देयरफॉर अब z इक्वल टू क्या? 4 लैम्डा -2, तो लैम्डा की जगह 2 पुट कर दो, तो 4 इंटू 2 -2, 4 2 जा 8, 8 -2, ये आ जाएगा आपका 6। यस, वेरी गुड। z की वैल्यू क्या होगी? 6। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है आपका। जैसे कि 19-20 जो होते हैं वो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? assertion a domain of the functions secant inverse 2x
आपको कहा जा रहा है सीकेंड इनवर्स 2x का जो डोमेन होता है वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी -1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1/2 टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन होता है। और इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है कि सीकेंड इनवर्स -2 जो होता है -π/4 के इक्वल होता है, इसलिए ऐसा होता है, ये आपको कहा जा रहा है, इसलिए ऐसा होता है, ये आपको कहा जा रहा है। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, सबसे पहले तो देखो यार समझने वाली बात क्या है, वी नो दैट बात किसकी हो रही है, सीकेंड इनवर्स एक्स की। अगर मैं सीकेंड इनवर्स एक्स के डोमेन की बात करता हूं, सीकेंड इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ये इसका डोमेन होता है। और अगर मैं इसके रेंज की बात करता हूँ, अगर मैं इसके रेंज की बात करता हूँ तो रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to π एक्सेप्ट π/2, क्योंकि π/2 में इसकी वैल्यू होती है नॉटिफाइड, राइट। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो ये हो गया ओपन इंटरवल -1 और ये हो गया 1, तो -1 और 1 को छोड़ के, -1 और 1 को छोड़ के जितनी भी रियल नंबर्स हैं वो सभी इसके डोमेन का पार्ट होते हैं। -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 ये तो ओपन इंटरवल है, इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है इसको छोड़ के, समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है, जो डोमेन होता है इसका क्या है, -1 और 1 के बीच में ओपन इंटरवल, -1 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं इनको छोड़ के बाकी सारा इसका डोमेन होता है। यानी कि यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, दैट इज डोमेन का मतलब होता है एक्स, दैट इज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1, क्योंकि ये भी होगा ये भी होगा, इसके बीच वाला नहीं होगा। -1 और 1 उसने क्लोज इंटरवल नहीं कहा है, उसने कहा -1 और 1 के बीच में जो नंबर रियल नंबर है वो छोड़ के बाकी सारे इसका डोमेन है। यानी कि तो डोमेन में क्या क्या आएगा, एक्स इज, अगर ये वाले पार्ट की बात करता हूँ, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, राइट। और अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूँ तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर से बता देता हूँ, जो डोमेन होता है वो रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1 ओपन इंटरवल, यानी कि -1 और 1 के बीच में जो है इसको छोड़ के, ये नंबर छोड़ के बाकी सब, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, और यहाँ से लेके ये वाला पार्ट हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इसका डोमेन शो कर रहा है, ये इसका डोमेन शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है क्वेश्चन में वो हो रही है 2x की, बात किसकी हो रही है, वो हो रही है 2x की। तो इसी चीज़ को 2x के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे सर, ये हो जाएगा 2x, भैया जो x में होता है वही 2x में भी होता है, वही 3x में भी होगा, तो 2x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही अगर 3x होता तो 3x लेस देन इक्वल टू -1 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया x लेस देन इक्वल टू -1/2, एक्स लेस, नहीं दोनों साइड नहीं करना, मैं फिर से बता देता हूँ, मतलब ध्यान से समझो। डोमेन में क्या होता है कि x में जो होगा वही 2x में भी होगा, वही 3x में होगा। अगर x लेस देन इक्वल टू -1 है तो 2x भी लेस देन इक्वल टू -1 होगा। ये वैल्यू आपकी चलती है, ये आपकी एज इट इज चलेगी, और ये वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी। अगर आप कह रहे हो कि भैया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 2x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा डोमेन में। अब इसको सॉल्व करो, ये वाला पार्ट फिक्स रहेगा, समझ गए? ठीक है, गुड। अब इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन से दैट x इज लेस देन इक्वल टू -1/2, and on the basis of this I can say that x is greater than equal to 1/2, x is greater than equal to 1/2। तो आप चेक करो, x -1/2 से के इक्वल है और इससे छोटा है, यानी कि इसके बेसिस में तो आप कहोगे जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो होगा -∞ टू -1/2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल भी है, यूनियन x 1/2 के इक्वल और 1/2 से बड़ा है, तो 1/2 के इक्वल
और 1/2 से बड़ा है, बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो देखो यही तो गिवन है, यही वैल्यू तो गिवन है, तो असर्शन तो भैया आपका ट्रू है, असर्शन जो है आपका वो क्या है, वो ट्रू है, राइट। अब वो कह रहा है रीजन क्या है कि सीकेंड इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू -π/4। मैंने अभी आपको कहा था जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई के बीच में, एक्सेप्ट π/2, इसको छोड़ के। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। -π/4 कैसे हो सकती है जब रेंज ही 0 और पाई के बीच में होती है। तो ये जो है आपका ये फॉल्स है, जो रीज़न है आपका वो क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अगेन असर्शन रीजनिंग, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 90 और 20 आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, असर्शन है आपका द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 1 आई कैप माइनस जे कैप एंड द एक्स एक्सिस इज π/4, एंड द एक्स एक्सिस इज π/4। और इसका रीजन क्या है, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन इज गिवन बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। ये इसका रीजन बताया जा रहा है, ठीक है। इसको तो आप ऐसे समझो, देखो वेक्टर आर, अगर मैं असर्शन की बात करता हूं तो वेक्टर आर क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस क्या है लैम्डा, और विद इन ब्रैकेट क्या है आई कैप माइनस जे कैप एंड द एक्स एक्सिस। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, एंड द एक्स एक्सिस। ओके, लेट मी चेक, एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, 1 0 0 मैं बोल सकता हूं। अगर एक्स एक्सिस है तो 1 0 0 मैं ले सकता हूं, ठीक है। अब देखो लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप, अब ये क्या हो गया आपका A1 और ये क्या हो गया आपका B1, ये क्या हो गया आपका A2, ये हो गया आपका B2 और ये हो गया आपका C2। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है आर वेक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहा जाता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ पे ले लेता है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। अब जो B1 वेक्टर है इसकी फॉर्म क्या होती है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। और दूसरा क्या हो गया आर वेक्टर, सेकेंड वेक्टर फॉर्म क्या होगा, A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर, जिसमें B2 क्या होता है, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ये कुछ इस तरह से होता है, ये आपने जो पढ़ा था, राइट। अब एंगल बिटवीन, अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस इज, ओके, क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन, फिर क्या पढ़ा था हमने, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू A1 इंटू A2। तो भैया A1 क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट दैट इज 1 इंटू 1, तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू 1, तो ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस B1 इंटू B2। B1 तो हो गया 1 लेकिन B2 0 है, तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, तो प्लस हो गया आपका 0। और देखो यार C1 तो है नहीं,
तो वो भी 0 और ये भी 0, तो प्लस हो जाएगा 0 अपॉन रूट a1 स्क्वायर। a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ i क्या, 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो मैंने लिखा 1 प्लस b1 स्क्वायर। b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ j क्या, -1, -1 का स्क्वायर +1 ही आएगा, तो ये हो गया +1 और c1 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 0। अब ऐसे a2 क्या है 1, बाकी दोनों 0 0 है, तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 1 × 1 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √2। 1/√2 क्या होता है, cos π/4। 1/√2 क्या होता है, cos π/4। तो थीटा की जो वैल्यू आ रही है आपकी, तो थीटा की वैल्यू आ रही है π/4। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है पाई, यानी कि जो एंगल है इनके बीच में π/4 आ रहा है। और क्वेश्चन में भी देखो यही कहा जा रहा है, बिल्कुल सही कहा कि ये ट्रू है, ये बात आपकी क्या है, ट्रू है। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा बात है रीजन पर। रीजन क्या है, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइंस क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन दिस। ये तो अभी लगाया हमने फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है, और यही इसका रीजन भी है, यही इसका रीजन भी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और इसी के साथ आपका सेक्शन ए होता है कंप्लीट। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज फॉर टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।